नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम पर अक्सर अनदेखी की जाने वाली स्वास्थ्य समस्या पर बात कर रहे हैं, पीसीओएस और पीसीओडी। जी। ये एक हार्मोनल स्थिति है जो प्रजनन आयु की महिलाओं को प्रभावित करती है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कारणों, लक्षणों और इसे संभालने के तरीकों पर खासकर जीवन शैली और खानपान पर काफी विस्तार से बात करती है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या लगी मुझे? जो स्रोत हमने देखे उनके हिसाब से भारत में लगभग हर 5 में से 1 महिला इससे जूझ रही है और बहुतों को तो इसका अंदाजा भी नहीं होता। ये आंकड़ा तो सच में बहुत बड़ा है। सही कहा। ये वाकई चिंता की बात है कि इतनी आम होने के बावजूद जागरूकता कम है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या और स्रोत क्या समाधान बताते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एक्सपर्ट जी, ये पीसीओएस या पीसीओडी असल में है क्या? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये एक हार्मोनल गड़बड़ है। होता क्या है कि अंडाशय मतलब ओवरीज सामान्य से ज्यादा मेल हार्मोन बनाने लगते हैं जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं। इसका नतीजा ये होता है ओव्यूलेशन यानी अंडा बनने और रिलीज होने की प्रक्रिया वो अनियमित हो जाती है, कभी-कभी रुक भी जाती है और अंडाशय पर पानी की छोटी-छोटी गांठें जिन्हें सिस्ट कहते हैं वो भी बन सकती हैं। अच्छा, तो इसी वजह से पीरियड्स में गड़बड़ी होती है? हाँ बिल्कुल। अनियमित पीरियड्स या पीरियड्स का ना आना, गर्भधारण में मुश्किल, वजन का बढ़ना, चेहरे पर मुहासे आना, ये सब इसी हार्मोनल असंतुलन के आम नतीजे हैं। समझा। पर ये होता क्यों है? मतलब ये हार्मोन्स गड़बड़ क्यों हो जाते हैं? क्या स्रोत कुछ वजह बताते हैं? हाँ, स्रोत कई फैक्टर्स की तरफ इशारा करते हैं। एक तो है जेनेटिक्स, मतलब अगर परिवार में माँ या बहन को है तो खतरा बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये क्या होता है? मतलब जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती तो शरीर और ज्यादा इंसुलिन बनाता है और ये बढ़ा हुआ इंसुलिन वो फिर अंडाशय को ज्यादा एंड्रोजन बनाने के लिए उकसाता है। ये एक चक्र जैसा बन जाता है। ओह, तो शुगर का मेटाबॉलिज्म सीधे हार्मोन से जुड़ा है? बिल्कुल। इसके अलावा शरीर में हल्की लगातार चलने वाली सूजन, जिसे लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। और हाँ, हमारी जीवन शैली, खराब खानपान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, बहुत ज्यादा तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब भी इसमें भूमिका निभाते हैं। ये तो कई सारी चीजें मिलकर असर डालती हैं। और जब ये सब होता है तो शरीर पर क्या लक्षण दिखते हैं? आपने कुछ तो बताए। हाँ, सबसे आम तो है पीरियड्स का अनियमित होना या कई बार महीनों तक ना आना, फिर चेहरे या शरीर पर अनचाहे बाल आना जिसे हर्स्यूटिज्म कहते हैं, त्वचा का तैलीय होना, मुहासे बढ़ जाना, सिर के बाल पतले होने लगना, वजन बढ़ना, खासकर पेट के आसपास चर्बी जमा होना, प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आना, मूड में बहुत जल्दी बदलाव होना, थकान महसूस होना और हाँ, मीठा खाने की बहुत तेज इच्छा होना, ये सब भी आम लक्षण हैं। अपने खानपान की बात की थी, क्या इसमें कुछ खास ध्यान देने वाली बात है जो स्रोतों में बताई गई हो? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो स्रोत बताते हैं वो है प्रोटीन और कुछ जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। देखा गया है कि पीसीओएस वाली कई महिलाओं के खाने में प्रोटीन कम होता है और प्रोटीन ब्लड शुगर को स्थिर रखने, मसल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन डी, बी विटामिन, जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर, इनकी कमी से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बिगड़ सकता है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है, जिससे वजन बढ़ने की समस्या और बढ़ जाती है। तो मतलब सिर्फ कैलोरी नहीं बल्कि खाने में क्या है ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही। पोषक तत्वों से भरपूर खाना बहुत जरूरी है। और एक्टिव लाइफस्टाइल, व्यायाम के बारे में क्या कहते हैं स्रोत? अरे, व्यायाम को तो स्रोत पहला और सबसे जरूरी उपाय बताते हैं पीसीओएस पीसीओडी के प्रबंधन में। पहला और सबसे जरूरी, ऐसा क्यों? क्योंकि नियमित व्यायाम सीधे इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है। शरीर इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल करने लगता है। इससे इंसुलिन और एंड्रोजन दोनों का लेवल कम होता है, पेट की चर्बी कम होती है, पीरियड्स नियमित होने में मदद मिलती है, सूजन कम होती है, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और मसल्स बनने से मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है। फायदा ही फायदा है। तो कितना और कैसा व्यायाम करना चाहिए? स्रोत रोजाना करीब 30 से 45 मिनट की एक्टिविटी का सुझाव देते हैं और मिलीजुली एक्टिविटी। मिलीजुली मतलब थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे वजन उठाना या बॉडी वेट एक्सरसाइज, थोड़ा कार्डियो जैसे तेज चलना, जॉगिंग, साइकिल चलाना और साथ में योग या स्ट्रेचिंग भी, क्योंकि वो तनाव कम करने में मदद करते हैं। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है। ठीक है, खान पान हो गया, व्यायाम हो गया,
क्या सप्लीमेंट्स के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, सप्लीमेंट्स का भी जिक्र है, पोषण में मदद के तौर पर। स्रोत मानते हैं कि कई बार सिर्फ खाने से सारे जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में लेना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब शरीर की जरूरतें बड़ी हुई हों, जैसे PCOS में होता है। तो कौन से सप्लीमेंट्स? स्रोतों में एक ब्रांड न्यूट्रीलाइट का जिक्र है। कहा गया है कि वो पौधों पर आधारित ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए तत्वों का इस्तेमाल करते हैं और उनके फॉर्मूले वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित हैं। PCOS के लिए वो प्रोटीन सप्लीमेंट, खासकर प्लांट बेस्ड, डेली मल्टीविटामिन जिसमें B विटामिन, जिंक, मैग्नीशियम हो, सैल्मन ओमेगा 3, फाइबर और अगर कमी है तो विटामिन D+ जैसे सप्लीमेंट्स का सुझाव देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, जैसा स्रोत भी कहते हैं, सप्लीमेंट्स खाने और व्यायाम की जगह नहीं ले सकते, है ना? वो बस एक सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। संतुलित खाना और नियमित कसरत यही नींव है। सप्लीमेंट्स इस नींव को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं अगर जरूरत हो, पर वे विकल्प नहीं है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो स्रोतों का निचोड़ यही है कि PCOS को मैनेज करने के लिए एक होलिस्टिक, मतलब एक समग्र नजरिया अपनाना होगा, जिसमें संतुलित भोजन हो, प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर पर ध्यान, नियमित व्यायाम हो, स्ट्रेंथ, कार्डियो, स्ट्रेस रिलीफ का मिक्स, अच्छी नींद हो, तनाव कम हो और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से भरोसेमंद सप्लीमेंट्स पर विचार किया जा सकता है। इसी को शायद एक PCOS रीसेट प्लान कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक पूरा पैकेज है। जीवन शैली में बदलाव ही सबसे बड़ा इलाज है। सही। और इसी बात से जुड़ा एक सवाल मन में आता है, जिसे शायद श्रोता भी सोच सकते हैं। जीवन शैली और PCOS के इतने गहरे संबंध को देखते हुए कोई व्यक्ति अपने हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आज से ही अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा सा लेकिन टिकाऊ बदलाव ला सकता है? ये सोचने वाली बात है।